तो चलिए 10th साइंस का चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ये हमने पूरा एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लिया है। उसके पीछे समरी दिया रहता है और अक्सर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं, है ना। और 2 4 10 नंबर के सवाल उसी के भीतर से आ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि यार बुक में तो कहीं पढ़ा नहीं है, दिया कहाँ था, है ना। तो उसको भी पढ़ना है, समझना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 10th साइंस है, चैप्टर 10 है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड है। और यहाँ पर समरी है, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा है। तो उसको मैंने अलग से समराइज कर दिया है, जो उसमें है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जो पॉइंट वाइज है। तो यहाँ देखिए, विजन ऑफ मैकेनिक्स, माने कोई चीज़ को देखने के लिए क्या क्या हमको चाहिए। तो पहला होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो हमारा आई का लेंस है ना, उसका फोकस ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको क्या लिखेंगे, द आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। तो अपने फोकल लेंथ नियर ऑब्जेक्ट के लिए और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी कंडीशन में ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए एडजस्ट कर लेता है फोकल लेंथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर हो गया। अब ये नियर पॉइंट है, इसका दूसरा नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है हमारी आंख से, जहां तक कोई आई अच्छे से क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली विदाउट स्ट्रेन फॉर ए नॉर्मल यंग अडल्ट, दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है हमारे आँख के कितने क्लोजेस्ट पर, बिना स्ट्रेन के, बिना प्रेशर लिए आराम से हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, वो डिस्टेंस ही नियर पॉइंट कहलाती है। और वो डिस्टेंस जो यंग है, एडल्ट है, उसके लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। या नॉर्मल आई भी लिख सकते हो, हेल्दी आई भी लिख सकते हो उसके लिए। ठीक। अब देखते हैं विजन डिफेक्ट्स एंड करेक्शंस। अब कई बार होता है कि आँखों में खराबी आ जाती है, जिससे हमको कोई ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखाई देती, दूर की या पास की, और कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विजन डिफेक्ट्स बोलते हैं। और उसका हम करेक्शन कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो हालांकि सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इसमें कॉमन डिफेक्ट्स जो होते हैं, जनरली सबको देखने को मिल जाते हैं, मैक्सिमम लोगों को, ये है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। ठीक है। तो इन सभी को समझते हैं कि मायोपिया क्या है। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है, मतलब पास की ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगी अच्छे से, दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं ये मायोपिया, इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्या दिक्कत हो जाती है, इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना। रेटिना जहां हमारा आंख का पॉइंट होता है, जहां इमेज बनता है, वो इमेज रेटिना के पहले बन जाता है, नियर बन जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम से क्या होता है, मायोपिया हो जाता है। अब करेक्शन क्या करेंगे, तो जब पहले बनता है तो हम उसको दूर बनाएंगे, माने रेज को फैलाएंगे, डाइवर्ज करेंगे। तो हम एक डाइवर्जिंग लेंस उपयोग करते हैं, और वो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है ऑफ सुइटेबल पावर। पावर डिसाइड होता है कि कितने डिस्टेंस पर वो बनेगा। ठीक है। दूसरी तरह का होता है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। जो इसका नाम है फार साइटेडनेस, मतलब आपको दूर का दिखेगा, पास का ना दिखेगा, उल्टा नाम होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड द रेटिना। अब इमेज जो है रेटिना पर बनना चाहिए तभी क्लियर बनता है, लेकिन वो इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना के पीछे बन जाए, तो इमेज क्लियर नहीं होता। तब उस कंडीशन में विजन डिफेक्ट जो आता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब करेक्शन क्या करेंगे, अब कोई रेज दूर जा रही है तो उसको पास लाना है, सिकोड़ना है, कन्वर्ज करना है, तो एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है,
कॉन्वेक्स लेंस, तो इसके कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, तो हम हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस और मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया अधिकतर जो होती है ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज में क्या होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है वो लूज हो जाता है, हमारी आंखें जो है एडजस्ट नहीं कर पाती हैं फोकल लेंथ को, और उसका रीज़न ये होता है कि आँखों को पावर को एडजस्ट करने के लिए सिलियरी मसल्स होती हैं, मसल्स वीकेन हो जाती, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनका तो शरीर ही कमज़ोर है, हाथ उठाएंगे तो धीरे धीरे उठेगा, कपेगा, ऐसे। तो ओल्ड एज में ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो ओल्ड एज में जब पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारा गायब होता है, वो सबका गायब होता है, जो बूढ़ा होगा वो सबकी कंडीशन है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। इसका करेक्शन मुश्किल हो जाता है कि आप ओल्ड आदमी को यंग कैसे कर दे, ऑपरेशन भी कर देंगे तो मसल्स का जल्दी डेवलपमेंट नहीं होता, बनता नहीं है, इसलिए लोग उसका ऑपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए लाइट के कुछ फेनोमेना है अलग से, आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो पढ़ा ही है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन का जानते हैं कि कोई लाइट रे होती है अपने कॉन्स्टिट्यूट्स कलर में स्प्लिट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। लेकिन आप 10th में हैं तो आपको थोड़ा सा सरल तरीके से बता दिया गया है कि जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं तो 7 कलर्स में प्रिज्म में स्प्लिट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। लेकिन आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो कोई भी लाइट होती है स्प्लिट होती है, चाहे वो 7 कलर्स में हो, 2 कलर्स में हो, चाहे 3 कलर्स में हो, माने मैक्सिमम 7 कलर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लाइट उसमें कौन सा डाल रहे हैं। वाइट लाइट डाल रहे हैं तो वो बनेंगे, जितने कलर से बना होगा उतने ही टूटेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, द विबग्योर स्पेक्ट्रम इज नोन एज डिस्पर्सन। अब विबग्योर का मतलब जानते होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह के कलर्स में वो स्प्लिट हो जाता है वाइट लाइट। ठीक है, जिसमें यदि हम प्रिज्म में देखे हैं तो जो बेस में होता है वो वायलेट होता है, ऊपर क्या होता है, रेड होता है। ऐसे ही कलर्स जो हैं हम रेनबो में भी देखते हैं, वहाँ भी कलर्स का डिस्पर्सन होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्प्लिटिंग करने के लिए हमको प्रिज्म ही ज़रूरत है, कोई दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जिसमें कलर्स डिस्पर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइट की स्कैटरिंग की। तो हम जानते हैं कोई चीज़ फैलती है जब किसी से टकराती है, तो यहाँ भी लाइट जब अपने ही साइज के पार्टिकल से, लगभग जो उसकी वेवलेंथ की साइज है और पार्टिकल की साइज है, मैच करे और वो टकराए, तो एक दूसरे से क्या हो जाती है, इंटरेक्ट होकर के फैल जाती है और टूट जाती है। जैसे मुझे यदि तोड़ना है तो एक छोटा सा पत्थर मारोगे तो एक जगह कहीं लगेगा, लेकिन पूरा पूरा करना है तो मेरे बराबर कोई चीज़ हो तो मेरे से आके भिड़े, तो हर चीज़ टूट जाएगी, बिखर जाएगी। बस यही हाल होता है कि जो लाइट का वेवलेंथ का साइज है और जो पार्टिकल का साइज है यदि सेम हो, तो जब लाइट आती है उसके पास तो क्या हो जाती है, वेरियस डायरेक्शन में डेविएट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग है। तो द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स which is responsible for the blue color of the sky is known as scattering। तो यहाँ पर पार्टिकल से मतलब है, ये तो एक्स्ट्रा लिखा है, उसका एग्जाम्पल है ये ब्लू कलर ऑफ स्काई, यहाँ पर ही इतना का मतलब क्या है, स्कैटरिंग है। ठीक है, हाँ, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसको हम समझ लिए हैं इस चैप्टर में। आगे के वीडियो में हम थोड़ा सा इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को देखेंगे।